हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। मैं सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत सेवन्थ एडिशन से प्रिपरेशन शुरू करवा रहे हैं आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी ये सेकंड क्लास होगी। थोड़ा रिकैप करेंगे। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू किया था, उसके बाद में हमने 1773 से 1793 के एक्ट पढ़ लिए। आज हम चार्टर एक्ट 1813 से शुरू करेंगे और पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट स्पीड से करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की बात। इसमें क्या हुआ, जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया इंडिया में, एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। यानी कि जो अदर लोग थे, कंपनी के नॉन ऑफिशियल थे या कंपनी में काम नहीं करते थे, उनके लिए भी अब ट्रेड मोनोपोली कर दी। यानी कि जो सिर्फ पहले से क्या था, सिर्फ मोनोपोली थी कंपनी की। यानी कि जो इंडिया से ट्रेड और चाइना से ट्रेड और टी का ट्रेड, सारा ट्रेड कौन करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो अदर बिजनेसमैन है वो नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब सब हर कोई इंडिया से ट्रेड कर पाएगा, लेकिन अभी किस चीज में? चाय का, और चाइना से नहीं कर पाएंगे। सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। यानी कि जो कंपनी की टेरिटरी इंडिया में थी उस पर किसकी सोवरेनिटी दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन की। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया टू कम इंडिया टू एनलाइटन पीपल, यानी कि प्रोपेगेट। इसका सीधा मतलब था कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए, ईसाई धर्म को भारत में फैलाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने के लिए अलाउ कर दिया। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट थी, वो लोगों पे क्या लगा सकती है? टैक्स लगा सकती है। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इंडियंस। यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश, साइंस वगैरह, यानी कि जो वेस्टर्न, जो अपने वहाँ वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जो विषय पढ़ाते थे, जो स्टडी कराते थे, उस स्टडी को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए बात की गई। और एक प्रोविजन बनाया गया कि भारत में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट प्रोविजन थे चार्टर एक्ट 1813 के। अब चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इंडिया। यानी कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन के लिए ये था फाइनल स्टेप। कैसे शुरू, कहाँ से हुआ था सेंट्रलाइजेशन? 1773 से। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो थे लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट deprived द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। यानी कि पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, सारी पावर एक ही हाथ में दे दी गई। जो बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर थी, उन सबको खत्म कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, व्हाइल द लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। यानी कि जो पहले जो एक्ट थे, यानी जो पहले रूल रेगुलेशन आए, उनको सिर्फ रेगुलेशन बोला गया, रेगुलेशन बोला गया। अब जो एक्ट आए उनको क्या बोला गया? एक्ट। ठीक है। अटेम्प्टेड वर्ड याद रखना है, अटेम्प्टेड, नॉट स्टार्टेड, बट अटेम्प्ट किया गया टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस। यानी कि ओपन कंपटीशन की बात की गई कि सबको, हर कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिविल सर्विस में आ सकता है। तो लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ नहीं हुआ। इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई, स्टैब्लिशमेंट किया गया 1833 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकाले। और इस क्यों की गई लॉ कमीशन की स्थापना?
इट एम्स टू कोडिफाई ऑल काइंड्स ऑफ लॉ इन इंडिया, जो कि भारत में जितने भी लॉ चल रहे थे सबको कोडिफाई करने के लिए लॉ कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें बहुत सारे एक्ट थे। तुम्हारा आईपीसी, यही लॉर्ड मैकाले कब बना था? 1860। आईपीसी 1860 उस जमाने का बना और आज भी चल रहा है। नेक्स्ट शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1853 का। इसमें क्या हुआ? इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल के जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उनको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। गवर्नर जनरल काउंसिल, इसके फंक्शन अलग कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेटिव अलग। वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, मेरी राइटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देना है क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, और मेन आपको ध्यान देना है वर्ड की तरफ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन, यानी कि पिछली बार क्या हुआ? 1833 में अटेम्प्ट किया गया, लेकिन इस बार क्या हुआ? इंट्रोड्यूस कर दिया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। द कन्वीनियंट कोविनेंट सिविल सर्विस वाज ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। पहली बार भारत के लिए एक सुनहरा मौका आया कि जो कोविनेंट सिविल सर्विस थी उसमें इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और इसी के लिए मैकाले कमेटी बनाई गई, अपॉइंट की गई 1854 में। टू 1854 में मैकाले कमेटी बनाई गई, उसने रिकमेंडेशन दी किस तरीके से इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। और पहले इंडियंस जो थे वो थे एसपी सत्येंद्रनाथ टैगोर, एसपी सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो एक सेकेंड क्लियर करने दो। तो फर्स्ट फर्स्ट इंडियन आईसीएस यानी कि सिविल सर्विस पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में इन्होंने सिविल सर्विस पास की थी। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार आया। कैसे आया? एक सेकेंड। जो 6 में से जो 4 मेंबर थे वो अब लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। कहाँ से? मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से, आगरा से, यानी कि गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 मेंबर थे, ठीक है ना। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर थे। 6 में से 4 कहाँ से आएंगे? अब लोकल से आएंगे, एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से और एक आगरा से। इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम फ्रेम, मींस कंपनीज रूल कुड बी एंडेड एट एनी टाइम, यानी कि इससे पहले जो भी एक्ट आए थे जैसे 1793 का आया उसने 20 साल के लिए टाइम बढ़ा दिया। 1813 का आया उसने भी 20 साल के लिए टाइम बढ़ा दिया। उसके बाद 1833 का आया उसने भी 20 साल का टाइम दिया। लेकिन 1853 का जब एक्ट आया तब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब यही हुआ सीधा कि कंपनी का रूल कभी भी इंडिया में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश पोजीशन तो पहले ही बोले गए थे। अब पहला पेज खत्म हुआ, यानी कि 1773 से 1853 कंपनी रूल एंड हो गया। कंपनी रूल एंड होने में मेन रीजन था, कंपनी रूल एंड मेन रीजन था 1857 का रिवोल्ट। किस तरीके से हुआ वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी को खत्म करके सीधा कौन आया? क्राउन रूल। क्राउन रूल लेके आए। क्राउन रूल में क्या हुआ? इसको बोला गया गुड गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश क्राउन ने घोषणा की कि चलो कोई बात नहीं, कंपनी की ने भारत में आके ऐसा कर दिया, हम गुड गवर्नमेंट बनाएंगे भारत में। क्या करेंगे? गुड गवर्नमेंट। तो उसके बाद में 1858 में अगली साल 1857 के अगली साल एक एक्ट पास हुआ जिसको नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को बोला गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया? कंपनी रूल को एंड किया गया, ट्रांसफर पावर
कर दी गई ब्रिटिश क्राउन के पास। अब कंपनी खत्म तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म। इनको खत्म करके कौन आया? वायसराय साहब आ गए, जो थे लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, यानी कि गवर्नर जनरल को खत्म किया, वायसराय का ऑफिस क्रिएट किया, लॉर्ड कैनिंग आ गए। और डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो चल रहा था उसको एंड कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को क्या कर दिया गया? ये भी खत्म कर दिया गया। एक सेकेंड। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म। एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, यानी कि एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना गया। और जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा, और जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाएगी, जो कि ब्रिटेन में बनाई जाएगी। अब इसमें दो वर्ड आए, एक आता है वायसराय, एक आता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो क्राउन का रिप्रेजेंटेशन करेगा इंडिया में वो कौन करेगा? वायसराय। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, और वो जो काउंसिल ऑफ इंडिया से असिस्ट लेके इंडिया के लिए काम करेगा। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। टू मेक द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन हिज काउंसिल। तो लॉर्ड कैनिंग इसी टाइम वायसराय थे, उन्होंने 3 इंडियन को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट किया। इसमें नंबर 1 राजा ऑफ बनारस थे, नंबर 2 महाराजा ऑफ पटियाला थे, और नंबर 3 पर थे सर दिनकर राव। 3 लोग को अपनी काउंसिल में नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट किया गया। तो इससे क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ इंडियंस का। इट इनिशिएटेड इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अभी हमने क्या पढ़ा? 1773 से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, और 1833 में आके डन हो गया, सेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया। लेकिन अब 1861 से क्या शुरू होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे शुरू हुआ? जो मद्रास थे, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उनकी लॉ मेकिंग पावर यानी कि लेजिस्लेटिव पावर लौटा दी गई। It empowered the viceroy to make rules and order for the more convenient transaction of the business. Portfolio system introduced by Lord Canning in 1859। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? मतलब ये था कि जैसे अलग अलग विभाग बनाना, कि जैसे समझो जैसे आईएएस है तो ये एक अलग पोर्टफोलियो है, आईपीएस है ये एक अलग पोर्टफोलियो। इस तरीके से नहीं समझना है तो इस तरीके से समझो। एक सेकंड, इस तरीके से समझो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि इसके काम अलग है, इसके काम अलग है। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने। 1861 में ही एम्पावर किया गया वायसराय को इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे वायसराय क्या कर सकता है? वायसराय इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, जैसे कि आज हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं, उसी तरीके से वायसराय इशू कर सकता था। अब नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे 3, अभी वायसराय की काउंसिल में 6 में से 3 थे। तो अभी उनका नंबर और बढ़ा दिया गया, मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इट गिव द पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कसिंग द बजट, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर डिस्कस करने की और क्वेश्चन पूछने की एग्जीक्यूटिव से पावर मिल गई। हालांकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अभी। दिस
Act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up of some non-official seats both in central and provincial legislative council. यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें कुछ नॉन ऑफिशियल सीट को भरने के लिए क्या होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा। अब नॉन ऑफिशियल सीट को भरने के लिए इलेक्शन होगा, लेकिन क्या वर्ड इलेक्शन यूज हुआ? नहीं हुआ। डायरेक्ट इलेक्शन हुए? नहीं हुए। तो एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाए गए जिससे कि लगे कि हाँ इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन नाम की जैसी कोई चीज नहीं आई, इलेक्शन नाम जैसा कोई वर्ड नहीं आया अभी तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस वी विल डिस्कसिंग। तो इसको मोर्ले मिंटो बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो, ये थे वायसराय। और ये जो मोर्ले थे ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये थे वायसराय। इसीलिए दोनों के नाम को मिला के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला गया, यानी दोनों ने मिलकर भारत के लिए रिफॉर्म करने शुरू कर दिए गए। तो क्या क्या रिफॉर्म हुए अब देखते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर बढ़ा दिए गए मेंबर्स के, 16 से कितने कर दिए गए, 60। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। एक तो नंबर बढ़ गए और अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अभी और रुकिए, क्या, रिजोल्यूशन ऑन बजट, यानी कि बजट पर रिजोल्यूशन भी ला सकते हैं। और प्रोवाइड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू कर दिया गया। और पहले मेंबर थे एस पी सिन्हा, 1909 में एस पी सिन्हा को फर्स्ट इंडियन थे जो कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लॉ मेंबर ज्वाइन हुए थे, एज ए लॉ मेंबर ज्वाइन हुए थे। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर आए हैं, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, मोमडन्स के लिए, बाय एक्सेप्टिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। यानी कि अब थोड़ा सा समझेंगे ये है क्या, मसला क्या है ये सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या देखेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में मान लो फॉर एग्जांपल कोई ये एरिया है, यहाँ पे मोमडन की मेजोरिटी है, तो यहाँ पे एक मोमडन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है, मोमडन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है। तो अब इस कैंडिडेट को इस सीट पे मोमडन ही लड़ेंगे, जितने भी पार्टी हैं सबके मोमडन होंगे। तो मोमडन को वोट डालने के लिए ओनली मोमडन ही होंगे, यानी कि मान लो, या फिर कोई भी ले सकते हो आप। तो जैसे यहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई, तो यहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको इलेक्ट करने में सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेंगे, यानी कि इसी को बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अंडरस्टैंड मेरे बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। मॉन्टेग्यू वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वायसराय, ठीक है ना। ऑल द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। अब क्या हुआ, 1919 में सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में सारे काम को डिवाइड कर दिया गया। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको रिजर्व और ट्रांसफर्ड, दो पार्ट में, ठीक है ना। कौन से दो पार्ट में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व कैटेगरी में बांट दिया गया। इसी डुअल स्कीम को बोला गया डायआर्की, टर्म ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्की विच मीन्स डबल रूल, यानी कि डबल रूल की स्थापना कर दी गई।
ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी कि काउंसिल के लिए दे दिए और गवर्नर के लिए दे दिए, तो इस तरीके से डबल रूल स्टार्ट हो गया। और क्या क्या था वो सारी चीजें डिटेल में हिस्ट्री में देखेंगे अपन। और इसमें इंडिया पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए और बाई कैमरलिज्म लिखा है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज, बाई कैमरलिज्म है क्या ये है जैसे आज के सेंस में समझो, जैसे हमारे देश में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकसभा और राज्यसभा दो सदनों का होना ही बाईकैमरलिज्म होता है। यानी कि एक होगा उच्च सदन, एक होगा निम्न सदन, इसी को बोला जाता है बाईकैमरलिज्म। तो इंडिया में पहली बार बाईकैमरलिज्म आया 1919 में। नेक्स्ट है 3 of the 6 member of the Viceroy Executive Council, 3 of the 6 member of Viceroy Executive Council other than Commander in Chief to be Indian। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 3 कौन होंगे? 6 में से 3 इंडियन होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी कोई भी 3 इंडियन हो सकते हैं। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे फ्रेंचाइजी दी गई। फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि वोट ऑफ इलेक्शन की पावर, वोटिंग की पावर, वोटिंग की पावर, इसी को बोला जाता है फ्रेंचाइजी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आया जिसको सेंट्रल पब्लिक कमीशन बोला गया। इसको 1926 में बनाया गया। याद रखना, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आई थी 1926 में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि वो अपना बजट खुद बना सकते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने के लिए बोला गया टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसको वर्किंग को रिपोर्ट करने के लिए स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद, ऐसा बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट चलते हैं साइमन कमीशन, यानी कि 1919 में बोला गया कि 10 साल बाद रिव्यू होगा, एक स्टैट्यूटरी कमीशन होगी तो डेट बनती है 1929। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1927 में इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन में हार जाए ऐसा उनको डर था, इस वजह से उन्होंने 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। साइमन कमीशन 7 मेंबर बॉडी थी और ये 7 मेंबर बॉडी प्योर व्हाइट बॉडी, प्योर व्हाइट कमीशन, व्हाइट, ठीक है ना। देखते हैं, नवंबर 1927 में 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया। ऑल द मेंबर ऑफ दिस कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टी बॉयकॉटेड द कमीशन। यानी कि सारे ब्रिटिशर्स थे। इंडिया के फ्यूचर के बारे में प्लान करने के लिए 7 बंदे आते हैं और 7 ब्रिटिशर्स, वो भी गोरे लोग, और वो पूरे हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इस वजह से गुस्से में आके सब पार्टियों ने मिलकर क्या किया, इसको बॉयकॉट किया। और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट कर दी और रिकमेंड किया कि जो डायरकी चल रही है इसको खत्म कर दो, डायरकी को खत्म कर दो। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया जाए प्रिंसिपल स्टेट के साथ मिलके, और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा जाए, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब आता है कम्युनल अवार्ड, यानी कि 1932। तो 1930, 31, 32 3 साल थी, 1930, 1931 और 1932। यहाँ पे RTC 1 हुई, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 होती है, यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे 3 होती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया एक स्कीम जो कि रिप्रेजेंटेशन करेगी माइनॉरिटी का, विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड। इन द सेंस समझें कि उन्होंने बोल दिया कि अब माइनॉरिटी या डिप्रेस्ड क्लास,
डिप्रेस्ड क्लास, इनके लिए क्या होगा, माइनॉरिटी या डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी हमने देखा सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत 1909 में हुई थी, जिसको 1919 में और बढ़ा दिया गया। अब क्या किया 1932 में आके के कम्युनल अवार्ड के नाम पर माइनॉरिटी और डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही, लेकिन क्या हुआ, इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई। गांधी जी ने फास्ट रखा, पुणे पुणे की अरवड़ा जेल में थे उस टाइम, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लीडर से बात की, फिर उनको मनाया और डिप्रेस्ड क्लास को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कम्युनल अवार्ड देने की बजाय उनको मना लिया। किस बात पे, रिजर्वेशन पे, कि आपको प्रॉपर आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनल अवार्ड को खत्म किया गया। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया, प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। और इसमें जो सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर थी, इनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो रेसिडुअल पावर थी वो किसको दे दी गई, वायसराय को। हाउ द फेडरेशन एवर केम इनटू इफेक्ट बिकॉज ऑफ प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। इट अबॉलिश्ड डायरकी, डायरकी को खत्म कर दिया गया और इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उसकी डायरकी को खत्म करने के बाद उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। इट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इंट्रोडक्शन किया गया इन प्रोविंस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यानी कि अब मान लो जैसे आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करती है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वर्क करते हैं, उसी अकॉर्डिंग बनाया गया ये सिस्टम। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, डायरकी सेंटर पर बनाने की बात की गई। इसने इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस। रिजर्व अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जनरल सीट रिजर्व कर दी गई किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व कर दी गई। इट आल्सो एक्सटेंड द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन एंड लेबर, यानी वुमेन और लेबर के लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी अबाउट 10%, यानी कि 10% ऑफ फ्रेंचाइजी को इंक्रीज कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। It provides for the establishment of not only Federal Public Service Commission but also Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission। यानी कि पहले 1926 में क्या बना था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस बार क्या कर दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आ गए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आ गए और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आ गए, यानी कि सबके लिए अलग अलग। जॉइंट यानी कि 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप 1937। सेपरेटेड बर्मा, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया। 2 न्यू प्रोविंस या 2 न्यू स्टेट बनाई गई जिसको उड़ीसा और सिंध का नाम दिया गया। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन, ये 1936 में बने थे। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट ऑफ द फेडरेशन एंड द प्रोविंस, यानी कि जो काम हम हमारे यहाँ अभी कैग करती है उसी टाइप की अरेंजमेंट की गई ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो कि फेडरेशन और प्रोविंस के अकाउंट को ऑडिट करेगा। नेक्स्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि ये लास्ट है अपना, इसके साथ ब्रिटिश रूल एंड हो गया, इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट घोषित कर दिया गया। भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वायसराय, वायसराय को खत्म कर दिया गया। एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड में है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर अपना नया फ्रेम कर सकते हैं।
नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट ऑफ द 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई एक्ट पास नहीं करेगी। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी जो थी प्रिंसली स्टेट में वो खत्म हो जाएगी। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि जो एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था, रॉयल टाइटल ऑफ द किंग, किंग ऑफ इंग्लैंड के पास, उसको खत्म कर दिया गया। डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विस के जो अपॉइंटमेंट था उसको बंद कर दिया गया। हालांकि जो ऑलरेडी इलेक्टेड थे या सेलेक्टेड थे कैंडिडेट, उनको काम जारी रखा गया। चलिए, इसके साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा खत्म हो गया इसी के साथ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो गया पूरा, यानी कि हमने 1773 से लेके 1947 तक पूरा एक एक चीज डिटेल में कंप्रेहेंसिवली कंप्लीट कर लिया है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे हमने कवर किए हैं। और अब आगे नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। और फर्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको हमारा ये जो लेक्चर है पसंद आया है तो प्लीज़ आपको दो काम करने हैं। इसको एक तो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट कमेंट तो जरूर करना है। तो मैंने पिछली बार बोला था, पिछली वीडियो में एक भी कमेंट नहीं मिला मेरे को, कि अगर 20 कमेंट आएंगे तो आपका एक मनपसंद, या जो 20 लोग मिलकर बोलेंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए हम वो सब्जेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक भी कमेंट नहीं आया। तो ये ऑफर अभी अवेलेबल है आपके लिए कि इस वीडियो पे अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर 20 कमेंट देंगे तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। वन थिंग important, remember, share and subscriber, because we are new and we need support। तो शेयर और सब्सक्राइब ये आपकी दायित्व है, तो इसको निभाते रहना। चलिए, थैंक यू।